दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 और 8 करवाऊंगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया है, तो उसमें जो है से मैंने जो है आप लोगों को जो है से चैप्टर 6 तक जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। और एनसीईआरटी सीरीज में जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी वो मैंने करवा दिया है और प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया। और साइंस का जो है से एनसीईआरटी भी मैंने करवा दिया है। 6 क्लास का साइंस का एनसीईआरटी वो भी जो है से चैनल पे अब अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप 69 बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है एनसीईआरटी से आपको काफी अच्छे से पूछा गया है। इस बार जो है 68 बीपीएससी में और जो है से 69 बीपीएससी में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यूपीएससी या यूपीपीसीएस आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी से आपको सवाल देखने को जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं फाउंडेशन लेवल से एनसीईआरटी शुरू किया हूँ पहले, उसके बाद जो है से सप्लीमेंट्री बुक से भी मैं तैयारी करवाऊंगा। तो और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का नाम जो है से इसी चैनल के नाम से है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का नाम जो है आईएसपीसीएस होम, इसी चैनल के नाम से है आईएसपीसीएस होम। तो आप लोग वहां जो है से जुड़ जाइए ताकि जो है से जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो वो वहां से आप लोग प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो है से 7वां चैप्टर है वो क्या है, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। तो नोमैड्स के बारे में, नोमैडिक लाइफ के बारे में देखते हैं। जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जनजातीय समाज जो है ट्राइब्स के बारे में दिया गया है कि इसमें जो है इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है। तो पहला है कि उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। तो ये कथन सत्य है कि उपमहाद्वीप में जो है बहुत सारे ऐसे ट्राइब थे, बहुत सारे ऐसे समाज थे जो ब्राह्मण के द्वारा जो है कर्म कांडों को नहीं मारते थे और वो लोग जो है एक समान जो है से जीवन व्यतीत करते थे। कोई भी जो है असमानता नहीं थी उन लोगों में। ऐसे लोगों को जो है जनजातीय लोग कहा जाता था। ये कथन सत्य है। जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से जो है भूमि और चारागाहों पर ये नियंत्रण रखते थे। तो दूसरा कथन जो है इसमें गलत है। तीसरा, जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। तो ये कथन भी गलत है कि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। जो है से दोनों समाज जो है से लोग जो है से बल्कि एक दूसरे पर जाति आधारित और जनजातीय समाज जो है दोनों जो है एक दूसरे पे बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर हुआ करते थे। तो ये भी कथन जो है इसका गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है गलत है। इसमें ऑप्शन 1 जो है सिर्फ सही है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य जो है केवल एक सत्य है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है से कथन ए जो है से सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। समाज दिया गया और जगह दिया गया है, कौन जो है समाज कहाँ पाया जाता था। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कौन समाज जो है कहाँ है। तो खोखर, तो खोखर कहाँ था, तो वो था पंजाब में। खोखर जो है वो पंजाब में पाया जाता था। उसके बाद बलोच, तो बलोच जो थे वो थे उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा बलोच। अहोम, अहोम तो उत्तर पूर्वी भाग में असम वगैरह के क्षेत्र में। चेर बिहार झारखंड में। तो डी, तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चेर के बारे में दिया गया है, देखते हैं चेर जनजातियों के बारे में। बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। तो ये सही है कि मान सिंह ने जो है चेर लोगों पर हमला करके उन्हें परास्त कर दिया था। इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। तो ये कथन गलत है कि चेर जो है इस युद्ध के बाद मुगलों के पूरी तरह अधीन नहीं होते, बल्कि औरंगजेब के शासनकाल में जो है ये मुगलों के अधीन हुए थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका गलत है। इनमें में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है केवल 2 जो है असत्य। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये दिया गया है, क्या नाम है, जनजाति दिया गया है और जो जगह दिया गया है कौन जनजाति जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती थी। तो भील, भील कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम और मध्य भारत में भील जनजाति पाई जाती है। कोली, तो कोली जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में पाई जाती है कोली जनजाति।
गोंड, गोंड कहाँ पाई जाती है? तो गोंड जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति पाई जाती है। कोरागा, कोरागा जो है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो ए का जो है इसमें हो जाएगा आपको 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाना बदोश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो खाना बदोश लोगों के बारे में जो है विचार करना है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है भोजन की तलाश में जाते थे, उन्हें खाना बदोश कहते हैं। खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं। इनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ी और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरी चारागाह घूमते रहते हैं। तो ये कथन सही है कि खाना बदोश जो है घुमंतु लोग होते हैं और वो अपने जानवर वगैरह और लोगों के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैंप लगाते हैं। ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये जो है समाज के अन्य लोगों से संपर्क रखते थे और ये जो है सिर्फ अपने सामान के लिए, जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर ऐसा कुछ नहीं था। लोग दूसरे एक दूसरे पर निर्भर थे। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो है केवल एक सत्य है। नेक्स्ट है कि बंजारे कौन थे? तो बंजारे कौन थे? तो बंजारे जो है वो व्यापारी था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। बंजारा जो है वो व्यापारी को कहा जाता था बंजारा। नेक्स्ट है गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम चुनिए। तो गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो था वो राज्य था, उसके बाद गढ़ था, उसके बाद चौरासी था, उसके बाद बरहौत था। तो राज्य, गढ़, चौरासी और बरहौत, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य जो है गढ़ में विभाजित था और गढ़ जो है चौरासी, इसमें जो है 84 इसमें विभाजित था गांवों में। और जो है उन लोगों गांव 12 गांवों का समूह जो है उसको बरहौत कहते थे। उसमें फर्दर जो है वो डिवाइड था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोंड जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो गोंड के बारे में विचार करना है, देखना है कि क्या है। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। तो ये सही है कि गोंड लोग जो है गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह करते थे। गोंड जनजाति कोई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो ये जो है कथन जो है वो भी सही है कि गोंड जनजाति जो है वो छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का जो है अपना राजा वो या राय होता था। राजा को राय भी कहते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोंड के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में जो है दिया गया है। मूलतः कथन है और कारण दिया गया। मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तो ये जो है वो सही है कि जो पहले बराबरी वाला सब ये था और बाद में जो है असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। लोग बहुत सारे गोंड जो है वो राजा राजा वगैरह बन गए। जो है जो सामंत गोंड थे जिनके पास भूमि वगैरह थी, बहुत सारे गोंड जो है वो राजा वगैरह बन गए, राजपूतियों के श्रेणी में भी आ गए। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो गोंड जनजाति जो है वो छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है सही है, लेकिन ये जो है इसका कथन का जो है व्याख्या नहीं कर रहा है कारण। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़ पर हमला किया तब उसका सामना किससे हुआ? तो गढ़ कटका पे जब हमला किया था मुगल के काल में आसिफ खान ने गढ़ कटवा यानी गोंडवाना पे, तो उस वक्त शासक कौन था? तो वो थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी उस वक्त शासक थी। रानी दुर्गावती का जो है शादी जो है वो दलपत से हुआ था और वो वहां के राजा दलपत की उम्र काफी कम उम्र में जो है मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है उसका अल्प पुत्र जो था, अल्प वयस्क पुत्र वीर नारायण, उसके संरक्षण देते हुए उसने उस पर शासन बहुत अच्छे से शासन किया। लेकिन 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब हमला किया गया तो ये काफी बहादुरी से लड़ी, लेकिन वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और उसके बाद उसका पुत्र भी जो है लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1565 में और क्या हुआ था दोस्तों? तालीकोटा का युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट है गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ कंडका राज्य के किस जानवर का निर्यात पर काफी मात्रा में धन कमाया गया? तो किस जानवर का निर्यात होता था गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ कंडका में? तो वो होता था हाथी का। ऑप्शन बी इसका आंसर है। हाथी का बहुत ज्यादा निर्यात होता था। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन कथन जो है इसमें सत्य है? इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। तो ये कथन गलत है कि इतिहासकार और जनजाति जो है के बारे में जो है मुसाफिर और
कि जनजातियों के बारे में जो है इन इतिहासकारों के द्वारा जो है बहुत जानकारी नहीं दी गई है। अब जो है से कुछ इतिहासकार वगैरह जो है जनजातियों के बारे में लिखना शुरू कर दिए हैं, तो ये कथन गलत है। जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाज एवं परंपराओं का संरक्षण वाचिक या मौखिक तरीके से करते थे, तो ये भी सही है कि उनमें बहुत सारा लिखित नहीं था, वो वाचिक या मौखिक तरीके से जो अपने रीति रिवाज का संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट 11वीं और 12वीं सदी के जनजातीय संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं जो दिया गया है स्टेटमेंट जनजाति और ट्राइब्स के रिगार्डिंग। कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए हैं और कई के कुल राजपूत मान लिए गए, तो ये सही है कि कुछ जनजातीय परिवार जो है वो शासक वर्ग में शामिल हो गए थे। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया, तो ये भी सही है कि जनजाति ने इस्लाम को अपना लिया था। इस्लाम में जो है असमानता नहीं थी। और उसके बाद जो है यहाँ सबसे पहले जो है इस्लाम इस क्षेत्र में पहुंचा जिसको जो है जनजातियों ने अपना लिया, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट, इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्र में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था का बड़े पैमाने में अस्वीकार किया गया, तो नहीं, इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, अस्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार किया गया था। तो इस्लाम जो जिन जनजातियों ने अपनाया था वो हिंदू धर्म के जो है सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार किया था बड़े पैमाने पर। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो है वो केवल 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो अहोम जनजाति के लोग जो थे वो मूल रूप से म्यांमार, जो बर्मा कहलाता था, उसके निवासी थे। जो असम वगैरह का क्षेत्र था उसमें अहोम जनजाति के लोग रहा करते थे। नेक्स्ट है कि अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? पाइक जो कहा जाता था वो कहा जाता था श्रमिक को। ऑप्शन ए इसका आंसर है, श्रमिक को, लेबर को जो है पाइक कहा जाता था। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति के लोग ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? तो कौन से जनजाति के ये लोग थे? तो ये जो थे वो थे अहोम जनजाति के। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अहोम जनजाति के लोग जो थे वो आग्नेय अस्त्र में सक्षम हो गए थे, बारूद वगैरह बनाने लगे थे। नेक्स्ट है, अहोम साम्राज्य के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो खेल जो है इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी अक्सर पूछ देता है। तो खेल किसे कहा जाता था? तो खेल जो है वो कुल को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कुल को जो है वो खेल कहा जाता था अहोम जनजाति में। नेक्स्ट है कि अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो अहोम राज्य के बारे में जो है कथन दिया गया है, उस पर हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। लगभग सभी वैश्यक पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, तो ये सही है कि सभी वैश्यक पुरुष जो थे लगभग वो सेना में जो है अपना सेवाएं देते थे युद्ध के दौरान। अहोम समाज एक रूढ़िवाद समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। ये कथन गलत है कि अहोम समाज जो है वो रूढ़िवाद समाज नहीं था, बल्कि वो जो है एक लिबरल समाज था और वो विद्वानों और जो है कवियों को प्रोत्साहन दिया करता था। ऑप्शन 2 जो है इसमें गलत है। तो पूछ रहे इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य केवल 1 है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ईश्वर से अनुराग, ये भक्ति के बारे में है। अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो भक्ति के बारे में जो कथन दिया गया है देखते हैं उस पर क्या है। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो ये सही है कि धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ के द्वारा जो है शिव, विष्णु तथा दुर्गा को जो है वो देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। स्थानीय मिथक था तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं का अंग बन गए। तो ये जो है स्थानीय मिथक जो है वो किस्से कहानियां जो है पौराणिक कथाओं का अंग बन गए थे, पार्ट बन गए। तो ये सही है, ये भी कथन सही है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतवालियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो ये भी कथन सही है कि बौद्ध और जैन धर्म के जो है लोग वो भी जो है जो पहले ब्राह्मण धर्म को छोड़ के गए थे वो बाद में जो है भक्ति जब आंदोलन शुरू हुआ, शंकराचार्य ने 8वीं सदी में जब शुरू किया था, तो उसमें जो है जैन और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो भी इसकी तरफ आने लगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट है कि नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नैनार अलवार जो है वो किस जगह जो धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किया दक्षिण भारत में। ऑप्शन 20 का आंसर है। नैनार कौन थे? तो जो शिव की जो पूजा करते थे, शिव के जो मानने वाले थे, तो उसको जो है नैनार कहा जाता था। और विष्णु को मानने वाले को जो है विष्णु के अनुयायी को जो है अलवार संत कहा जाता था।
नेक्स्ट है नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो नैनार और अलवार के बारे में दिया गया है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है देखते हैं। ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। तो ये संत जो है सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। तो ये कथन जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है ऐसे सिर्फ जो है से ये शिक्षित जाति से ही संबंधित है, बल्कि बहुत सारे जाति से ये संबंधित है। जो संत वगैरह थे, भक्ति आंदोलन के जो संत थे, बहुत सारे जाति से ये संबंध रखते थे। ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। तो ये कथन गलत है कि प्रशंसक नहीं बल्कि वो आलोचक थे जैन और बौद्ध धर्म के। नैनार एवं अलवार घुमक्कर साधु संत थे। तो ये कथन सही है कि ये लोग घुमक्कर साधु संत है और घूम घूम के जो है अपनी बातें अपने विचार जो है लोगों के समक्ष रखते थे, उसी भाषा में स्थानीय भाषा में रखते थे, जिसकी वजह से जो है काफी प्रचार हुआ इस भक्ति आंदोलन का और लोग जो है इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो इसका आंसर हो जाएगा, केवल 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है कि नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो नैनार और अलवार के बारे में कौन सा सत्य है, तो देखते हैं कौन सा जो है सत्य है कि इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। तो ये सही है कि संगम साहित्य के जो है उसमें जो है बहुत सारी बातें थी उसको अपनाया और भक्ति में जो है उसको अपने विचारों में सम्मिलित किया। चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्रा की थी। तो ये भी कथन सही है कि चोल और पांड्य राजा ने बहुत सारे जगह पे मंदिर बनाए जहां पे ये लोगों ने जो है यात्राएं की थी। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है। तो तेवरम और तिरुवाचकम जो है वो नैनार संतों के गीतों का संकलन है। इसमें जो है नैनार संतों के द्वारा जो गीत गाए गए हैं वो तेवरम और तिरुवाचकम में आपको मिल जाएगा और अलवार के जो है दिव्य प्रबंधम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि अलवार संतों के गीतों किससे संकलित है। तो अलवार संतों का बताया मैंने अभी भी, किसमें संकलित है उसके गीत, वो है दिव्य प्रबंधम। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, दिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत से समर्थक थे। तो दार्शनिक जो है शंकराचार्य जो है इनका जन्म केरल में हुआ था और भक्ति के जो है जो शुरुआत करने वाले संत थे शंकराचार्य, इनका जो है वो किस इससे जो है सिद्धांत से समर्थक थे। तो अद्वैतवाद से संबंधित था इनका। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया। तो विशिष्ट द्वैतावाद को जो है किसने ये इसका जो है प्रतिपादन किया, किसका सिद्धांत था विशिष्ट द्वैतावाद, तो वो था रामानुजाचार्य। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा, रामानुजाचार्य का जो है ये सिद्धांत था। नेक्स्ट है कि वीर शैव आंदोलन के विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो वीर शैव आंदोलन के बारे में जो है विशेषताएं हैं उनसे संबंधित जो है देखते हैं कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। तो ये सही है कि इसी के तमिल भक्ति आंदोलन जो है मंदिर पूजा की प्रतिक्रिया के स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। तो ये कथन सही है। ये सभी प्रकार के कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये भी सही है कि कर्मकांड और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों को समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो ये जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो है से विरुद्ध था। तो ये कथन भी सही है। तो इसका जो है से पूछ रहा है कौन सा ये सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन जो है इसमें तीनों सत्य कथन, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये जो किया था वो किया महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, महाराष्ट्र में इन लोगों ने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो 13वीं से 17वीं सदी तक जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चला उसके विषय में जो है से विचार करना है। तो भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित था। तो ये सही है कि विष्णु के रूप का जो है इसमें जो है इस पर केंद्रित था, विठ्ठल पे केंद्रित था। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो ये भी सही है कि इन चीजों का उन्होंने विरोध किया था, कर्मकांडों और जो है छुआछूतों का विरोध किया था। इन्हें संन्यास के विचार पर अधिक बल दिया। तो ये सही है कि संन्यास के विचार पर जो है उन्होंने बल दिया।
इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। ऑप्शन 1 और 2 जो है, एक मिनट, संत कवियों के सभी प्रकार के सभी यहाँ पे जो है सभी प्रकार जो है ये कथन जो है ये सही है कि इसको जो है उसने विरोध किया, तो ये कथन तो सही है। उन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया, तो संन्यास के विचार पे जो है अत्यधिक बल नहीं दिया। उनका मानना था कि ये कथन गलत है। संन्यास के विचार पे उनका जो मानना था कि ये जो है संन्यास तो रहे, लोग भक्ति आंदोलन करें, भगवान की पूजा प्रार्थना करें, लेकिन जो है से अपने परिवार और अपने सामाजिक कार्यों से दूर होकर नहीं, बल्कि इनके साथ लेकर जो है से अपने पारिवारिक जीवन को साथ लेकर जो है से ये कार्य करें। तो ऑप्शन सी जो है इसका जो है से वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे किस संत ने लिखा था। तो गांधी जी का जो भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे किस संत ने लिखा, तो वो लिखा है नरसिंह महतो मेहता ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, नरसिंह मेहता ने ये भजन लिखा है। नेक्स्ट है नथपंथी सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो नथपंथी सिद्धाचार और योगी जनों के संदर्भ में जो है से दिया गया है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, तो ये सही है, ये संसार के परित्याग करने का जो है समर्थन किया था उन्होंने। मोक्ष के लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, तो ये भी सही है कि मोक्ष के लिए जो है योगासन प्राणायाम वगैरह करने के लिए इन्होंने शिक्षा दी। ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुई, तो ये कथन गलत है। ये समाज के उच्च वर्गों में नहीं बल्कि निम्न वर्गों में जो है बहुत लोकप्रिय हुई। इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, तो ये भी कथन सही है कि इन्हीं के द्वारा जो है रूढ़िवादी धर्म की आलोचना जो है भक्ति मार्ग के धर्म की आधार तय किया, जिसके बाद जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सूफियों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है। सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी, यह कथन गलत है। सूफियों और संतों में बहुत सारी समानता थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, तो ये भी कथन सही है कि ये रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया, तो ये कथन जो है वो गलत है कि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 सिर्फ सही है, केवल सी, केवल 2 सी। नेक्स्ट, इस्लाम के अंतर्गत उलमा कौन थे। तो इस्लाम के अंतर्गत जो थे उलमा विद्वान थे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। सूफी लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, तो ये सही है कि सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है काव्य की रचना करते थे। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफी सरल बना दिया, तो ये भी सही है कि इस्लाम ने जो है इसको एक नमाज का रूप देकर जो उपासना को पूजा को जो है वो एक काफी ईश्वर की जो है आराधना को जो है काफी सरल रूप दे दिया। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 5 वक्त नमाज जो इस्लाम ने वो ये कर दिया। नेक्स्ट है कि सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सही है। तो जिक्र नाम का जा ये सही है, समा गाना ये भी सही है, रक्स ध्यान ये गलत है, रक्स जो है वो नृत्य होता है। तो 1, 2 जो है सही है इसमें। तो ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र के आकार में बसने लगे थे। तो 11वीं शताब्दी में सूफी लोग जो है वो किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में बसने लगे थे। तो वो बसने लगे थे मध्य एशिया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया। नेक्स्ट है सूफी शब्दावली में खानकाओं का तात्पर्य है। तो खानकाओं का तात्पर्य क्या है। तो सूफी का निवास स्थान, जहां पे सूफी लोग रहते थे उसको खानका कहते थे। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, सूफी का निवास स्थान को जो है वो खानका कहा जाता था। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चिश्ती सिलसिला जो है शुरू हुआ था भारत में, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, तो ये सही है, जिसकी शुरुआत जो है विश्व में जो है वो अब्दाल चिश्ती ने किया था। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में किया। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रभावी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो ये भी कथन सही है, जिनका जो अजमेर में ये है मजार है। चिश्ती सिलसिला की स्थापना इराक में हुई थी, तो ये गलत है। यह खुरासान ईरान में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ई जो है ये जो है 3 गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, केवल 3 जो है इसमें सही नहीं है।
नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी भाषा में की थी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसने जो है रामचरितमानस की रचना की और उसके बाद जो है उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली वगैरह की भी रचना उसने की थी। नीचे नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए रचनाओं में से कौन सी सूरदास द्वारा रचित है? तो सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? तो सूर सागर ये सूरदास ने लिखा था, सूर शरावली ये भी सूरदास ने लिखा था, साहित्य लहरी ये भी सूरदास ने लिखा था। तीनों जो है सूरदास ने लिखा था। ऑप्शन 1, 2, 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? तो ये जो है से नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति जो है शंकर देव ने शुरू की। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। शंकर देव जो है से इसने शुरू की असम के क्षेत्र में, ये थे 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मीराबाई के संदर्भ में जो है कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, उस पर विचार करना है। मीरादास रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, अनुयायी थे, तो रविदास जो कि एक मोची थे उनके अनुयायी थी, तो ये कथन सही है। मीरादास उनके अनुयायी थी रविदास की। इनके गीतों ने उच्च जाति की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, तो ये भी कथन सही है कि उनके गीतों ने उच्च जाति की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए, तो ये भी कथन सही है कि मीराबाई के गीत जो है गुजरात और राजस्थान में जो है काफी लोकप्रिय हुआ। तो ऑप्शन 3 डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसका ये तीनों कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कि कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो कबीर के बारे में दिया गया है, संत कबीर के बारे में क्या कौन सा कथन जो है इसमें सही है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो पहला कथन है कि उनके उपदेशों में ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्रह्म आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया है। तो ये जो है कथन वो सही है कि कबीर ने जो है सभी आडंबर वगैरह का जो है दोनों धर्म में, हिंदू और इस्लाम दोनों में जो है इसका मजाक उड़ाया है। ये कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट है कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी, तो ये जो है ये कथन गलत है। इनकी जो है काव्य की भाषा जो संस्कृत नहीं बल्कि हिंदी थी या खड़ी बोली जिसको कह सकते हैं वो थी। कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, तो ये कथन सही है कि कबीर जो है निराकार जिसका कोई आकार न हो ऐसे ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो कथन 3 जो है वो सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 जो है वो सही है और कथन 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था? तो गुरु नानक जी का जन्म जो है वो किस स्थान पे हुआ था? तो वो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन 20 का आंसर है तलवंडी में जो है 1469 में जो है उनका जन्म हुआ था और जो है से पाकिस्तान में ये पड़ता है, तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? तो गुरु नानक जी के द्वारा स्थापित धर्मशाला जो है वो क्या था? तो वो जो था वो था उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह, मतलब धर्म के लिए जो जगह, धार्मिक कार्यों के लिए पूजा पाठ के लिए जो जगह था उसको जो है धर्मशाला जो है उनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो गुरु नानक देव से संबंधित जो कथन है उस पर देखते हैं कि गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द भजनों को गाया जाता था। तो ये सही है कि उनके शब्द और भजन को जो है गाया जाता था। अपने अनुयायियों के लिए, अपने डिसाइपल के लिए जो है उन्होंने एक उपासना पद्धति अपनाई थी। ये कथन सही है। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे ही लंगर कहा जाता था। तो ये भी सही है कि एक ही पहले जो है एक ही साथ कोई धर्म जाति कोई भी जाति वगैरह नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, और एक साथ बैठकर एक ही रसोई में खाना पकता था और खाते थे, उसको ही लंगर कहा जाता था। तो ये कथन भी सत्य है। तो इसमें से जो है दोनों कथन जो है वो सत्य, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी जो थे वो थे गुरु अंगद। ऑप्शन डी इसका आंसर है। गुरु अंगद जो है गुरु नानक के उत्तराधिकारी बने। जब 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो गई तो गुरु अंगद जो है से उसके उत्तराधिकारी बने थे। नेक्स्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है वो गुरुमुखी लिपि में की गई। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि में जो है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी।
नेक्स्ट है कि गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। तो ये जो है वो सही है कि गुरु अंगद जो थे, जो उसके बाद गुरु नानक देव के बाद जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने जो है से रचनाओं का संग्रह किया गुरु नानक की रचनाओं का, और जो है उसको अपने जो है से कृतियां उसमें जोड़कर जो है एक नई लिपि तैयार किया, जिसका नाम जो है गुरुमुखी लिपि रखा। तो ये कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। तो गुरु रामदास की 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नामक नाम से नहीं, बल्कि ये कथन गलत है, बल्कि गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। तो ये कथन जो है वो असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये केवल 2 जो है वो असत्य, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की पवित्र ग्रंथ है, उनमें किनके जो है किस संत और सूफी लोगों के जो है वाणी को जोड़ा गया है? तो शेख फरीद, इनके ये सूफी संत थे, इनके वाणी को, उनके बातों को जोड़ा गया है। संत कबीर के भी बातों को जोड़ा गया है। भक्त नामदेव जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, इनके भी बातों को, इनकी भी बोलियों को जोड़ा गया है। गुरु तेग बहादुर, इनकी भी बातों को जोड़ा गया है। तो यहाँ सारे लोगों की बातों को गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा गया। तो ये जो है से वो कथन, चारों कथन सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में हुआ था पटना साहिब में, और इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में जो है इन्होंने की थी खालसा पंथ की स्थापना। और ये सिखों के आखिरी गुरु थे, और इन्होंने ही जो है गुरु ग्रंथ साहिब को जो है उसके बाद जो है गुरु की प्रथा खत्म हो गई, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही उसके बाद के गुरु मान लिया गया, और इनकी जो है हत्या कर दी गई थी, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और 1708 में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है कि अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण जो करवाया था अमृतसर शहर ने, जो शहर का सरोवर का जो नाम निर्माण, अमृतसर शहर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था गुरु रामदास ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अकबर ने 500 बीघा जो है भूमि पुत्री को दी थी, और जो है से उसी में जो है इन्हें अमृतसर शहर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश जो है जो दिया था वो दिया था जहांगीर ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने इसको मृत्यु दंड का आदेश दिया था इनको, क्योंकि जो है जहांगीर के जो पुत्र थे खुसरो, उनको इन्होंने शरण दिया था, आशीर्वाद दिया था, जिससे जो है जहांगीर इनसे चिढ़ गया था, और इनको जो है खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ, और उसको जो है गुरु अर्जुन देव ने सहयोग किया था, मतलब कि आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से जहांगीर उनसे चिढ़ गया, और इसके बाद जो है उनको मृत्यु दंड दे दी गई थी। 1606 ईस्वी में जो है मृत्यु दंड इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सत्य है? तो गुरु नानक जी से संबंधित जो कथन है उनमें कौन सत्य है, देखते हैं। तो उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। तो ये कथन सत्य है कि उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है एक है और उसी की उपासना की जानी चाहिए। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता। तो ये भी कथन सत्य है कि गुरु नानक जी के अनुसार जो है से मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए जो है कोई भी जाति, कोई भी कास्ट, रिलीजन और जो जेंडर से हैं इसका कोई मायने नहीं है। आप कोई भी किसी भी चीज से बिलोंग करते हो, आप जो है मुक्ति पा सकते हैं ईश्वर की उपासना करके। इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। तो ये कथन गलत है, निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी, बल्कि जो है आप जो है जीवन रेखा को चलाते हुए, मतलब कि जीवन के कार्य काम में उपस्थित होते हुए, हर जो दिनचर्या है आपका उसको पूरा करते हुए जो है आप जो है ईश्वर की प्रार्थना करें, उपासना करें, और उससे जो है आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है केवल सही है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया।
वो 3 शब्द कौन थे? तो गुरु नानक जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया अपने उपदेशों को जो है बताने के लिए। तो वो 3 शब्द कौन थे? तो वो जो 3 शब्द थे वो थे नाम, दान और स्नान। नाम, दान, स्नान जो था वो 3 शब्द था जिनका जो है से अपने उपदेशों को जो है व्यक्त करने के लिए उन्होंने उपयोग किया था। तो नाम जो है से ईश्वर की जो है से उपासना वगैरह जो है उससे नाम से संबंधित था। और दान जो है से वो क्या था कि दान जो है कि आप जो है से लोगों को जो है से देना लेना, लोगों पे दया करना, ये जो है दान था। और स्नान से संबंधित था कि स्नान जो है शब्द उससे संबंधित था कि आपकी पवित्रता, आपके अंदर जो है हृदय की पवित्र उसके बारे में ये था स्नान शब्द। तो ये जो है कथन ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? तो चैतन्य देव का संबंध जो है 16वीं शताब्दी के वो बंगाल से था। ऑप्शन ए इसका आंसर है, बंगाल से था। वो विष्णु के जो है अनुयायी थे, भक्ति करते थे। नेक्स्ट है कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? तो मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जो है जर्मन में किया। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ताकि जर्मन लोग को भी जो है से वो बाइबल समझ में आ और जो भी चीज़ें उसमें दी गई है उसको वो जाने। और जो है से कैथोलिक चर्च जो है अपने तरह से जो है अगर कोई चीज़ें बता देती है बाइबल में जो लिखा हुआ उसके अलावा, तो उसको जो है वो समझे कि बाइबल में क्या है और ये चर्च क्या बता रहा है, जिसकी वजह से मार्टिन लूथर ने बाइबल में इसको अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कि 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो संतों के बारे में दिया गया है 13वीं सदी के संतों के बारे में, उसमें जो है कथन दिया गया, देखते हैं। इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो ये सही है कि उनकी जो है लोकल लैंग्वेज में उनकी जो है बातें को रखी गई, उनकी कृतियां को रची गई थी और जो है जिसको आसानी से समझा जाता था। इन संतों के गीतों का प्रसारण में स्वार्थिक निर्धन, स्वार्थिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि इन लोगों की ज्यादा भूमिका रही, निर्धन और वंचित समुदाय के जो लोग थे और महिलाओं की जो भूमिका थी। तो ये दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 और सूची 2 जो है सो दिया गया है, सो उसको देखना है कि कौन जो है से यहाँ पे ये दिया गया, क्या नाम है, सूफी संत वगैरह दिए गए हैं और उनके जगह का जो स्थान दिया गया है, कौन किस स्थान से बिलोंग करते थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये जो थे अजमेर से हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर से थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये दिल्ली से थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके इसमें जो है इन्हीं के नाम पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसके बाद जो है से बाबा फरीद जो थे वो थे पंजाब से। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थे बंदा नवाज गिसूद राज जो थे वो थे गुलबर्ग से। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 2, सी का 2, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में कबीर ने भजन उपदेश संकलित है? तो किस पुस्तक में जो है कबीर के जो भजन या उपदेश जो है संकलित है, कंपाइल्ड है, लिया गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में हाँ लिया गया है, इसमें है कबीर के भजन और उपदेश। पंचवानी में भी है, बीजक भी कबीर की ही ये है रचना है। तो ये राग गोविंद इसमें जो है नहीं है, राग गोविंद में नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 में जो है कबीर के जो है सब भजन या उपदेश संकलित है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। तो क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में जो है 9वां चैप्टर है, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया? तो चेर शासकों ने जो है अपने अभिलेख और भाषा में जो है मलयालम का प्रयोग किया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मलयालम का प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केरल के मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। तो केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा जो है अभी तक खोजी जा सकती है, तो ये संस्कृत के इस पर आधारित था। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की श्रेणी है। तो ये कथन जो है सिर्फ गलत है कि मलयालम भाषा की साहित्यिक कृति जो है तेलुगु की पहली साहित्यिक कृति जो है तेलुगु की श्रेणी नहीं, बल्कि ये संस्कृत की श्रेणी है। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है केवल एक सही है। नेक्स्ट है मनी प्रवालम क्या है? तो मनी प्रवालम जो है क्या है? तो वो है एक भाषा शैली। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक भाषा शैली थी मनी प्रवालम।
मणि इसका जो अर्थ होता है, मणि प्रबलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ प्रयोग की ओर अंकित करता है। नेक्स्ट है पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और जगन्नाथ जो है विष्णु का ही रूप है। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु के रूप मान लिया गया। तो ये सही है कि जगन्नाथ जो है से पहले एक स्थानीय देवता थे और जिनको आगे चलकर जो है विष्णु का रूप मान लिया गया। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो ये भी कथन जो है सही है कि काष्ठ प्रतिमा जो है स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। इससे जो है हमें पता चलता है कि एक स्थानीय देवता भी थे। तो ऑप्शन 2 जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन जो है सत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, सब ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जिन लोगों ने भी जो है उड़ीसा को जीता, तो उस पे उन लोगों ने जगन्नाथ मंदिर पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। तो इसकी वजह क्या थी कि किस वजह से ये ऐसा करना चाहते थे? मंदिर की धन संपदा? तो नहीं, धन संपदा जो था उन लोगों के पास था और वो स्टेट का ही होता था। तो मंदिर के धन संपदा नहीं था वो मकसद, उसका मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण। तो ये सही है कि सामाजिक और राजनीतिक मामले पे जो है मंदिर का काफी महत्व था और जनता जो है इससे जो है उसके नियंत्रण में रहती थी। मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन के मिलने वाली अस्वीकारता। तो ये भी सही है कि मंदिर पर नियंत्रण से जो है उनके शासन को अस्वीकारता मिल जाती थी और वो आसान से शासन करते थे और जो है उनको जो है ब्राह्मण वगैरह का सहयोग मिला रहता था। तो कथन 2 और 3 जो है इसमें सत्य है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? तो चारण भाट जो थे वो थे कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले लोग जो थे वो चारण भाट कहलाते थे। जैसे राजपूत जो थे राजस्थान में, वो युद्ध में जो है युद्ध करते थे और युद्ध में शहीद हुए। उनकी बहुत सारी गाथाएं लोगों ने गाया है राजपूत की। और जो ये जो गाथाएं हमें पता चली इसके बारे में किताबों में जो लिखा गया और ये जो पता चली है, तो ये यही लोग गाते थे, चारण भाट लोग गाते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है? तो उत्तर भारत से जो है जुड़ी कौन सी नृत्य शैली है? तो वो है कथक। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कथक जो है उत्तर भारत से जुड़ी हुई नृत्य शैली है। नेक्स्ट है कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथक के बारे में दिया गया है, उससे हम लोग विचार करते हैं। तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। तो कथक जो है मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। तो ये कथन जो है सही है। कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे। तो ये भी सही है कि अपने हाव भाव और संगीत से जो है कथावाचन को जो है जो भी कथा सुनाते थे उसको अलंकृत करते थे, सजाते थे। तो ये कथन भी सही है। इसके अंतर्गत सीता राम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत की जाते थे। तो ये कथन गलत है कि बल्कि जो है सीताराम की नहीं बल्कि राधा कृष्ण की जो है से पौराणिक आख्यान को जो है से प्रस्तुत किया जाता था और जिसको रासलीला भी कहा जाता था। और तो ऑप्शन 1, 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों से मुख्य रूप से फूला फला? तो कथक जो है कहाँ फला फूला? तो वो पहले जो है जयपुर घराना में फला और जो है लखनऊ घराना में। ऑप्शन 1 और 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कथक जो है जयपुर और लखनऊ घराना में फला फूला। यहाँ पे जो है से नृत्य दिया गया है और किस जगह से जो है ये नृत्य बिलोंग करता है, डांस बिलोंग करता है। तो सबसे पहले भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथकली, तो कथकली केरल से। ओडिसी तो उड़ीसा से। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। क्लासिकल डांस है। तो ये जो है 1, 2, 3, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो लघु चित्रकला के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं मिनी जो पेंटिंग होता है उसके बारे में, मिनिएचर के बारे में दिया गया है। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। तो ये कथन सही है कि लघु चित्र जो है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिनको जो है से
वाटर कलर से जो है से एक कपड़े या छोटे कागज पर चित्रित किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो ये कथन सही है। सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए, बौद्ध ग्रंथों के सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो ये कथन गलत है, बल्कि ये पूर्वी भारत में नहीं, पश्चिमी भारत में पाए गए थे जो है लघु चित्र जो है सर्वाधिक सुंदर, और ये बौद्ध ग्रंथों को नहीं सचित्र करने के लिए बल्कि जैन धर्म को सचित्र करने के लिए बनाए गए थे। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। चित्रकला के बारे में, पेंटिंग के बारे में, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो ये कथन सही है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने जो है चित्रकारों को संरक्षण प्रोवाइड किया था। और जहांगीर के चित्रकार में तो चित्रकला, मुगल चित्रकला अपने सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर था, जेनिथ पर था। और तो अकबर ने जो है से कारखाना भी एस्टैब्लिश किया था। तो ये जो है से कथन सत्य है। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। तो ये भी कथन सही है कि दरबार के दृश्य, लड़ाई वगैरह जो है पांडुलिपियों में चित्रित किए जाते थे। तो और जो है से डेकोरेटेड ये जो होता था उसमें जो है से बैकग्राउंड जो है वो डेकोरेटेड होता था, शेडेड होता था। तो ये भी कथन सही है मुगल चित्रकला में। तो ऑप्शन 2 जो है भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थानों के राज दरबारों को प्रभावित किया। तो ये सही है कि मुगल का जो है से कलात्मक रुचियों से जो है से दक्षिण के जो क्षेत्र थे और राजस्थान के जो राज दरबार वगैरह थे, राजपूत जो थे, वो भी प्रभावित हुए मुगल चित्रकला से। मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान में के क्षेत्रीय राजाओं ने चित्रकला को अपने विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। ये कथन गलत है। ये खो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो है से यहाँ से जब गए तो चित्रकार वगैरह मुगल जो है से जब मुगल राज्य जो है से पतन हो गया मुगल राज्य का, तो वहाँ भी बहुत सारे चित्रकार चले गए और ये इन्होंने खो नहीं दिया, बल्कि ये जो है से नए तौर पे जो है से उभर के चित्रकला सामने आया। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही हो जाएगा, केवल 1 जो है सही है। नेक्स्ट है कि चित्रकला के बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ है। तो बसोहली शैली का जो विकास हुआ है वो हिमाचल में हुआ। ऑप्शन डी इसका आंसर है। बसोहली शैली का विकास जो है वो हिमाचल के क्षेत्र में हुआ, जब चित्रकार जो है हिमालय की तरफ चले गए और जो है वहीं जो है जाकर जो है चित्रकला का जो है विकास किया, उसको बसोहली शैली का नाम दिया गया। तो उसी को जो है इसमें जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, भानुदत्त की रसमंजरी जो है बसोहली शैली में चित्रित की गई है। नेक्स्ट है चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। तो कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। तो पहाड़ी लघु चित्रकला से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली जो है वो पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है, यह हिमालय की घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दिया गया कि कांगड़ा शैली से जो है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उसकी प्रेरणा के स्रोत वहां के वैष्णव परंपराएं थे। तो ये सही है कि 18वीं सदी के जो है से जो कांगड़ा के कलाकार जो थे एक नई शैली विकसित किया और उनके जो प्रेरणा के स्रोत थे वो वैष्णव परंपराएं थी। कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय का काव्यात्मक निरूपण था। तो ये भी कथन सही है कि कांगड़ा शैली का जो है विशेषता क्या था कि वो ठंडे नीले और हरे रंग जो है से प्रयोग करते थे और साथ साथ जो है कोमल रंगों का जो है सॉफ्ट कलर का भी प्रयोग करते थे। तो ये कथन जो है दोनों कथन सही। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो बंगाली भाषा का उद्भव जो है वो किस भाषा से हुआ है। तो वो है संस्कृत भाषा से इसका उद्भव हुआ है। दोस्तों आज मैं एनसीईआरटी 7 का कंप्लीट करा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक बंगाल भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है। तो बंगाली भाषा में योगदान में जो है कि बंगाली भाषा के विकास में जो है डेवलपमेंट में किस भाषा का जो है योगदान रहा है, सहयोग रहा है। तो संस्कृत का योगदान रहा है, फारसी का भी योगदान रहा है, जनजातीय भाषा का भी योगदान रहा है, यूरोपीय भाषा का भी योगदान रहा है, मतलब सारे भाषाओं का योगदान रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है कि मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित कृति है। तो मंगल काव्य जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृति है, तो वो है बंगाल से संबंधित। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मंगल काव्य बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो बंगाली साहित्य, बंगाली लिटरेचर के बारे में दिया गया है। बंगाल एक प्रारंभिक साहित्य के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी तथा दूसरी स्वतंत्र है। तो ये सही है कि बंगाल को जो है दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, एक संस्कृत की श्रेणी में और दूसरी जो है वो फ्री है, स्वतंत्र है, उसको कोई श्रेणी में बांटा नहीं जा सकता है। बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करने अपेक्षाकृत सरल है। तो ये कथन गलत है, बल्कि पहली श्रेणी का जो है ग्रंथों का काल निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि उसको जो है क्लास जेट वाइज जो है उसको संकलित किया गया है और वो जो है इसलिए उसका काल निर्धारित किया जा सकता है पहली श्रेणी का। लेकिन दूसरी श्रेणी का जो है मौखिक रूप से बोला गया है और उसका जो है काल निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो केवल ए जो है सत्य है। नेक्स्ट है कि बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के बारे में दिया गया है, इसको विचार करना है। देखते हैं, 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। तो ये कथन गलत है कि 16वीं शताब्दी में जब बंगाल पर मुगल का नियंत्रण हो गया तो उन्होंने कलकत्ता को राजधानी नहीं बल्कि उसके बाद वाले क्षेत्र ढाका वगैरह को जो अपनी राजधानी बनाई थी। मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। तो ये जो है ये कथन जो है वो सही है कि मुगल जो अधिकारी थे वो क्या करते थे कि जब उस पर भूमि को प्राप्त करते थे कर्मचारी लोग, तो उस पर जो है मस्जिद बना लेते थे ताकि धार्मिक रूपांतरण में जो है काम लाते थे। तो ये कथन जो है कथन 2 जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में पीर श्रेणी में कौन से लोग शामिल थे। तो पीर श्रेणी में कौन लोग जो है वो शामिल थे, तो वो थे हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, जीवात्माएं, उपरोक्त सभी। तो ये इसमें जो है सारे शामिल थे। पीर जो है फारसी शब्द है और जो है इसमें जो है सारे शामिल थे। सूफी संत वगैरह को भी पीर वगैरह कहा जाता था। नेक्स्ट है कि दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दो चाला और चौचाला जो है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी। तो दो चाला चौचाला जो है वो बंगाल से बिलोंग करती थी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। दो चाला मतलब 2 छप्पर वाली और चौचाला मतलब 4 छप्पर वाली जो आर्किटेक्चर होती थी उसको कहते थे। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में चांद छप्पर झोपड़ियों में पूजा जाते थे, 18वीं 19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। तो ये सही है कि जो पहले छप्पर वगैरह पूजे जाते थे बंगाल में, वो बाद में जो है 18वीं 19वीं सदी में जो है उनके मंदिर बनाए गए और उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाने लगी मंदिरों में। 18वीं 19वीं सदी में बंगाल के गांवों के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली सीख ली। ये कथन गलत है कि मंदिर बनाने की शैली जो है उस टाइम नहीं बल्कि जो है ब्राह्मण लोगों ने जो है स्वीकृति दे दी और जिसकी वजह से जो है मंदिर को स्थापना होने लगी। तो कथन ये सही है और कारण जो है गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन कथन जो है वो सत्य है। तो मछली एवं चावल को गरीब बंगाली की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो ये सही है कि मछली और चावल को जो है गरीब बंगाली के भोजन में जो है आज भी मछली जो है वहाँ की मुख्य भोजन है। तो ये कथन सही है। बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। तो ये कथन गलत है कि मछली का बहुत जगह उल्लेख किया गया है बंगाली साहित्य में, बंगाली और स्थापत्य में भी किया गया है। बंगाली ब्राह्मण को मछली का भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी। तो यह कथन भी गलत है कि ब्राह्मणों को मीट खाना मना था, लेकिन बंगाली ब्राह्मण को जो है कुछ छूट थी कि वो कुछ प्रकार की मछलियां जो है वो खा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो भी गलत है। तो ऑप्शन ए सिर्फ इसमें सही है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है दोस्तों 10वां चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 10वां जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी 7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद 8th क्लास का जो है शुरू होगा। मैं चैप्टर 8th क्लास की जो है हिस्ट्री और एनसीईआरटी साइंस भी करवाऊंगा और जो है आप लोगों को सप्लीमेंट्री बुक भी मैं करवा दूंगा साथ में।
नेक्स्ट है, औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके प्रमुख कारण थे। तो क्या वजह था कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या वजह था कि जो आर्थिक राजनीतिक संकट जो है उत्पन्न हुआ। औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन की बड़ी मात्रा में खर्च करना। तो ये भी सही है कि दक्कन में जो है अंग्रेज ने काफी, औरंगजेब ने जो है लड़ाई किया और जिसकी वजह से जो है से उसको जो है से काफी धन दौलत की नुकसान सहना पड़ा और बड़ी मात्रा में उसको खर्च करना पड़ा। औरंगजेब का लगभग वक्त जो है वो दक्कन में यानी दक्षिण भारत में गुजरा, वो मराठाओं से ज्यादातर लड़ते हुए। प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी, जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। तो ये भी सही है कि जो है एवल रूलर जो थे वो नहीं थे। औरंगजेब के बाद जो है मोहम्मद शाह वगैरह, रंगीला वगैरह जो है एक ये जो है बहादुर शाह, ये सब जो है एक एवल रूलर के तौर पे नहीं उभरे, जिसकी वजह से जो मुगल जो है साम्राज्य पतन की ओर चले गए। मनसबदार जो है शक्तिशाली हो गए और वो उनका जो है उन पर नियंत्रण नहीं रहा। नेक्स्ट, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना। तो ये गलत है कि सूबेदारों का जो है जब मुगल सत्ता कमजोर हो गई तो सूबेदारों का ही जो है सैन्य प्रशासन और राजस्व कार्यालय पर नियंत्रण ज्यादा हो गया। तो ये कथन गलत है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह, तो जिसकी और जो है जमींदारों और कृषकों का जो है औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है काफी क्षेत्रों में जो है विद्रोह भी होने लगा। तो इसमें जो कथन सही है वो 1, 2 और 4 कथन सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा। तो ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में जो है से भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद वो क्या लूट के किस जगह पर उन्होंने लूटा, तो दिल्ली। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और उस वक्त जो है दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था और जो है से उसने जो है तख्त ताउस, पीकॉक थ्रोन को भी वो उठा के ले गया था। नादिर शाह काफी धन दौलत यहाँ से लूट कर लेके गया था। नेक्स्ट है, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो किस अफगान शासक ने किया नादिर शाह के बाद, तो वो है अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने उसके बाद काफी बार आक्रमण किया, 1748 से लेकर 1761 तक 5 बार आक्रमण किया और सबसे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली ने ही मराठा से किया था 1761 में। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्य उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो हैदराबाद की स्थापना तो निजामुल मुल्क असफजा, ये सही है। निजामुल मुल्क ने जो है की थी असफजा ने 1722 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल मुर्शिद कुली खां, तो इसने भी जो है बंगाल की स्थापना भी मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुई थी, मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। अवध अजीजुद्दीन, तो ये गलत है, अजीजुद्दीन के द्वारा नहीं बल्कि बुरहानुल मुल्क शहादत खां ने अवध की स्थापना की थी। उन्होंने भी 1722-24 के दौरान जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये कथन जो है वो सही गलत है। तो इसमें जो सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सोन सही सुमेलित है। तो ए और 1 और 2 जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन प्रमुख 3 राज्यों अवध, बंगाल एवं हैदराबाद का उदय हुआ, उन्हें राजस्व कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई। तो ये तीनों राज्य जो है किस व्यवस्था को इसने अपनाया, तो इसने अपनाया इजारदारी। ऑप्शन बी इसका आंसर है, इजारदारी को अपनाया, बल्कि जमींदारी को इन्होंने नहीं अपनाया। इजारदारी को मुगल लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसके जो है ये लोग जो अपना राज्य बनाए तो उसमें जो है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद तो इसने इजारदारी को अपनाया। ये जो है कृषक को जो है एक राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने एक कृषक जमीन को जो है वो अप्लाई कर दिया, अपॉइंट कर दिया, जो थे जो है से कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, नियुक्त किया था इन्होंने। नेक्स्ट, 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर को किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। तो बंदा बहादुर ने जो है से किस क्षेत्र में जो है से अपने प्रशासन की स्थापना की। बंदा बहादुर से गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है बंदा बहादुर जो है से किस क्षेत्र में प्रशासन की स्थापना की। तो सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में इसने अपनी प्रशासन की स्थापना की। नेक्स्ट है कि सिखों से संबंधित मिसल क्या थे। तो सिखों से संबंधित मिसल जो थे वो थे योद्धाओं का समूह। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और इसी मिसल से जो है टोटल 12 मिसल थे और जो है सबसे जो है शक्तिशाली मिसल था वो भंगी मिसल था और एक और मिसल था सुकेरचकिया मिसल, जिससे जो है रंजीत सिंह जो है महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि
राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो राखी व्यवस्था का संबंध जो है वो है सिख से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सिख से जो है राखी व्यवस्था का संबंध है, और इसमें जो है से वो किसान से जो है उसके 20% का जो है लेते थे, कर लेते थे। नेक्स्ट है, सिख शासक महाराज रंजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? तो महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को 1799 में अपनी राजधानी बनाया। जमन शाह जो था वो वहाँ का शासक था, और उसका जो है महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो है से युद्ध था, मतलब युद्ध छिड़ा हुआ था, और जिसके बाद जो है जमन शाह का जो है से ये जो है से तोप जो है वो गिर गया था नदी में। जो गिर गया जब, तो उसको जो है महाराजा रंजीत सिंह ने निकलवाकर उसे वापस करवा दिया था, जिससे जमन शाह खुश होकर जो है महाराजा रंजीत सिंह को जो है उसने लाहौर पे कब्जा करने की अनुमति दे दी थी, और उसके बाद जो है महाराजा रंजीत सिंह ने जो है लाहौर को अपनी राजधानी, राजनीतिक राजधानी बनाई थी, और धार्मिक राजधानी जो थी इसकी अमृतसर थी इनकी। नेक्स्ट है, मराठा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मराठा के बारे में दिया गया है, देखते हैं। शिवाजी ने एक अस्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से की थी। तो ये सही है कि शिवाजी ने एक अस्थायी राज्य की स्थापना जो है शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से की थी। मराठा ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए। तो ये जो है ये भी कथन सही है कि 1720 तक जो है मालवा और गुजरात को जो है मुगलों से मराठा ने छीन लिया था 1720 तक। ऑप्शन सी जो है इसका दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठा की सेना के मुख्य आधार बन गए। तो यहाँ क्या आ गया कि लोहार एवं बंजारे जो है शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। तो ये कथन जो है वो गलत है कि लोहार और बंजारे शिवाजी के जो है मराठों की सेना के मुख्य आधार नहीं बने थे। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा प्रधानमंत्री के हाथों में रही। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो 1780 में जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, तो 1680 में, तो उसके बाद जो है पेशवा जो है काफी प्रभावी हो गया, और मराठा शक्ति जो है धीरे धीरे वो पेशवा के हाथों में आ गई। और ये जो है कुनबी जो है आधार बन गए थे। लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठा की सेना के मुख्य आधार नहीं बल्कि कुनबी थे, एक योद्धा का ये था। तो उनके पशुचारक थे, योद्धा पशुचारक, उन्हीं जो है आधार बने थे। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। पेशवाओं की देखरेख में मराठा एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन के विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। तो ये सही है कि पेशवा की देखरेख में जो है मराठा सत्ता जो है वो विकास करने लगी और मुगल सत्ता को काफी नुकसान पहुंचाया। पेशवा मुगलों को किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संस्थानों पर कब्जा कर लेते। तो ये कथन गलत है कि वो डायरेक्ट किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे, बल्कि वो गुरिल्ला पद्धति का उपयोग करते थे, और जहाँ से ऐसी जगह पे उनको घेर के युद्ध करते थे ताकि जो है सेना जो है दोबारा नहीं आ सके और जो है वो युद्ध में जीत हासिल कर सके। तो ऑप्शन सी जो है आर जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट है चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किससे था? चौथ और सरदेशमुखी का संबंध जो था वो था मराठा से। मराठा जो है चौथ वसूला करते थे और सरदेशमुखी वसूला करते थे। ये एक तरह का टैक्स था जो है जो राज्य जिसपे जो है मराठा इस चौथ उस लिए वसूलते थे कि हम जो है आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए आप जो है 1/4 भाग जो है हमको जो है टैक्स के रूप में दिया कीजिएगा। तो ये चौथ था। और जो है सरदेशमुखी जो है वो जो मुगल मराठा सत्ता के अधीन था जो राज्य, उससे जो है सरदेशमुखी 1/10 भाग जो है मराठा वसूल करता था। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। तो ये सही है कि 1737 में जो है बाजीराव ने दिल्ली पे जो धावा बोला उसके बाद जो है मराठा की सीमाएं जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगी। मराठा ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेश को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। तो ये कथन गलत है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला लिया, बल्कि ये जो है इसके अधीन हो गए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नहीं मिलाया था। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही है, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट है कि 1761 में मराठा की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो 1761 में जो है मराठा की हार हुई और जिसके बाद से मराठा कमजोर हो गया और कहा जाता है कि यहाँ से जो है अंग्रेजी जो है सत्ता यहीं से जो है स्थापित होने लगी, अंग्रेजी सत्ता मजबूत हो गई। तो इसके कारण क्या थे? तो इसके कारण जो ये था कि मराठा के सैन्य अभियान के कारण
अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये मराठा ने लगातार सैन्य अभियान जारी रखा, दूसरे जो है लोकल जो राज्य थी, अन्य शासक जो थे, तो उसके खिलाफ जो है सैन्य अभियान जारी रखा, जिसके वजह से जो है कोई भी जो अन्य शासक थे जो वो उन्होंने उसका साथ उस युद्ध में नहीं दिया, जिसकी वजह से मराठा की बुरी तरह हार हुई। कहा जाता है मराठा कटक से लेकर अटक तक जो है ये अपने राज्य को फैलाते थे, मतलब हमला करते रहते थे अन्य शासकों पर भी लगातार। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन जो है इसमें सही सत्य है। मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि की कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो मालवा में मराठा अभियानों ने जो है उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो ये सही है कि उसके हानि में जो है उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई उसके विकास में। मराठा द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया, तो ये कथन गलत है कि वाणिज्य व्यापार जो है वो नष्ट नहीं बल्कि फलने फूलने लगे, तो ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन बी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस जाट नेता के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, तो भरतपुर जो है किस जाट नेता के राज्य में शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, तो वो सूरजमल। ऑप्शन बी इसका आंसर है, सूरजमल के राज्य में शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा भरतपुर। नेक्स्ट, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल का किस जगह बनवाया था, तो जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय जो है मिलाकर जो है किस विशाल बाग का निर्माण किस जगह करवाया, तो वो करवाया था दीग। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दीग में जो है उन्होंने ये निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नादिर शाह ने जब भारत में मुगल के ऊपर आक्रमण किया था तब उस किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था, तो नादिर शाह ने 1739 में जब आक्रमण किया तो किसका जो है सहयोग मिला उनको, तो उसको जो मिला था सहयोग वो मिला था मराठा का और सिख का। ऑप्शन 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है लगभग जो है नादिर शाह का जो बेटा था जफर शाह, वो जो है सैनिक लेकर आया था और जो है उसमें जो है लगभग 20,000 जो थे मराठा सैनिक थे और 15,000 जो है वो सिख सैनिक थे, 15,000 सिख सैनिक थे। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने भी काफी सहयोग किया था नादिर शाह को हमला करने पर दिल्ली में मराठा और सिखों ने, जिसकी वजह से नादिर शाह जो है सफल हो पाया था, लूट मार करने में वो सफल रहा था। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है टोटल 7th क्लास की एनसीईआरटी थी जो मैंने आपको करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला जो है वो 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू होगी। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम जो है ISPCS होम और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों 8th क्लास की एनसीईआरटी जल्दी स्टार्ट होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।